वो एक समझना बहुत ही जरूरी है। और एक्सपोर्ट्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, इसलिए अगर कंजम्पशन जहां हो रहा है वहां पे टैक्स की लायबिलिटी खड़ी होती है, वहां पे टैक्स की इनकम होती है। निकास में कंजम्पशन देश के बाहर होता है, इसलिए एक्सपोर्टर्स विल बी टोटली फ्री फ्रॉम टैक्स बर्डन। आयात में, इंपोर्ट में कंजम्पशन देश के अंदर होता है, इसलिए वहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है। सेवा पे कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भरेंगे, गुड्स पे भरेंगे। तो आज जो निकासकार को अलग अलग प्रकार के टैक्स जो उनको रिफंड नहीं मिलते हैं, कोई भी हिसाब से क्रेडिट भी नहीं मिलती है, जो ये या तो डायरेक्टली भरते हैं या इनडायरेक्टली भरते हैं, जीएसटी में वो अपनी सारी प्रोक्योरमेंट पे सिर्फ जीएसटी भरने के कारण वो जो भी निकास करेंगे वो निकास का उनको पूरा जीएसटी रिफंड मिलेगा कंप्लीट। क्योंकि उनकी खरीदी पे, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डायरेक्ट एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर की कल्पना मेरे हिसाब से जीएसटी में अप्रस्तुत बन जाएगी। देयर इज नथिंग लाइक मर्चेंट एक्सपोर्टर, क्योंकि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो अल्टीमेटली ही इज अ डोमेस्टिक बायर, तो ही विल ऑल्सो पे द टैक्सेस लाइक एनी अदर पर्सन, डू द एक्सपोर्ट एंड देन टेक द रिफंड। सो मर्चेंट एक्सपोर्टर का पूरा कंसेप्ट शायद निकल जाएगा, वो वो संकल्पना अभी अप्रस्तुत बन जाएगी। और उससे आगे टैक्स बेस, जीएसटी को मैं टैक्सप्लोजन कहता हूं, इट्स अ टैक्सप्लोजन इन मेकिंग, क्योंकि एक वर्टिकल टैक्स बेस हॉरिजॉन्टल टैक्स बेस में परिवर्तित हो सकता है जीएसटी में, हॉरिजॉन्टल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और टैक्स बेस इतना विस्तृत हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स के ये बेस के विस्तृत होने के कारण सरकार की डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की आमदनी में भी काफ़ी मुनाफा होगा। क्योंकि आज जो लोग वेट या एक्साइज के बाहर रहने में कामयाब होते हैं, सीधी तरह से या अलग तरीके से, वो लोग स्वाभाविक इनकम टैक्स भी नहीं भरते हैं। ये सारा जो समांतर जो अर्थतंत्र है, हम उसको जो ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, वो जीएसटी में रिकॉर्ड पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आने के कारण उसको वो फर्जियात आ जाएंगे सब रिकॉर्ड पे। उसके कारण जो इनकम टैक्स में जो उनकी सरकार की आवक में जो वृद्धि होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इनकम टैक्स के दर भी आने वाले साल में सरकार कम कर सकती है और हो सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, हो जाएगी। इनफैक्ट न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह राष्ट्र ने जीएसटी को इसीलिए, वेट को इसीलिए अपनाया क्योंकि वो अपने इनकम टैक्स के रेट कम करना चाहते थे। एंड दिस बिकम्स पॉसिबल वंस द जीएसटी इज इंट्रोड्यूस। तो ये एक बेसिक फिलोसफी के बाद हम आगे जीएसटी के अमुक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को, मैंने जैसे कहा कि सत्ता का विभाजन होने के कारण वो सत्ता के विभाजन, वो पावर को कायम रखना है। अब जीएसटी जो बेसिक है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक ही साथ में एक ही टैक्स बेस पे लगाना है। जैसे जो दृष्टांत मैंने दिया कि 100 रुपये पे 12% एक्साइज ड्यूटी और उसके पर 112 पे वेट। अब जीएसटी की जो कल्पना है, वो जो सिद्धांत है, वो जो कानून है, उसमें 100 रुपया पे केंद्र सरकार को भी टैक्स लेना है, 100 रुपया पे राज्य सरकार को भी टैक्स लेना है। दोनों साथ में एक ही टैक्स बेस पे लगाएंगे। तो उसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में, बंधारण में सुधार आवश्यकता था। तो वो बंधारण में सुधार 2016, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में वो हमने कर लिया टोटली। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये सत्ता दे दी कि एक ही साथ में एक ही टैक्स बेस पे माल या सेवा या दोनों की सप्लाई पे वो साथ में कर लगाए दोनों। तो वो एक सुधार। दूसरी बात, सीजीएसटी वगैरह के जो पावर है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी वगैरह पावर केंद्र सरकार को दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आयात, इंपोर्ट जो भी होगा, उसको डीम्ड इंटरस्टेट सेल सप्लाई माना गया है। माल या सेवा जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनली डीम्ड स्टेटस दिया गया है इंटरस्टेट सप्लाई का। और इंटरस्टेट सप्लाई होने के कारण जो इंटरस्टेट सप्लाई डोमेस्टिक राष्ट्र के अंदर जिसके पर आईजीएसटी लागू होना है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो हमें इंपोर्ट पे भी लागू होगा। जीएसटी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट नहीं आएंगे, क्या क्या, सबको समाविष्ट कर लिया है। सिर्फ कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनली एक ही प्रोडक्ट को बाहर रखा गया है, एंड दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके पर आज स्टेट एक्साइज है और वेट है। राज्य सरकार एकदम अड़ी थी कि ये उनकी कैश काउ है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह, तो उनको वो जीएसटी में लेना नहीं था, वो अपना वो इनकम का सोर्स छोड़ना नहीं चाहती थी।
उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जीएसटी के बाहर रखने थे, लेकिन वो अल्टीमेटली जीएसटी के अंदर है, परंतु 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल जिस दिन नक्की करेगी उस दिन लागू होगा। इट्स अ वेरी वेरी बैड कॉम्प्रोमाइज विच केंद्र सेंटर हैज मेड विद द स्टेट्स, वेरी बैड, क्योंकि दिस प्रोडक्ट अल्टीमेटली आर द सोर्स ऑफ दिस फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसके ऊपर एक्साइज और वेट चालू रहेगा। ऑयल कंपनीज जीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और ये लोग जो खरीद करेंगे उसको एक्साइज ड्यूटी वेट की क्रेडिट नहीं मिलेगी, विच कैन हैव अ वेरी टेलिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट ओके, वो कंप्रोमाइज़ करना जरूरी हो गया था, परंतु अल्कोहलिक बेवरेजेस आर फाइन। और वो बाहर है, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगी, बियर, वोडका, वाइन वगैरह, तो ठीक है। जो लोग ये प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, उनको शायद थोड़ा चिंता का विषय है, बाकी किसी को उसके बारे में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो जुड़े हुए उनको भी ज़्यादा चिंता होती नहीं है, क्योंकि एक बार पब या बाहर से हम जब बाहर निकलते हैं वो, तब उनको वो भी चिंता नहीं होती है कि बाहर मालिक ने उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय लगाए या इनकम टैक्स लगाया। तो ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। टोबैको प्रोडक्ट्स जो है, टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी चालू रहेगा और एक्साइज ड्यूटी चालू रहेगी, वेट नहीं रहेगा। दोनों वो सीन प्रोडक्ट माना जाता है, उसका कंजम्पशन सोसाइटी के लिए हानिकारक माना जाता है, तो उसके ऊपर डबल डबल टैक्स होते रहते हैं। वी नो दैट, वी विल नॉट गो इनटू दैट। सो और बाकी सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं। ये उनका जो स्कोप है ओवरऑल प्रोडक्ट्स का, उसके सिवा जो इंटरस्टेट सप्लाई, जो इंटरस्टेट का जो है वो आपको याद रखना है कि इंपोर्ट्स को इंटरस्टेट का डीम्ड स्टेटस दिया गया है। कौन से कर, कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाएंगे, समाविष्ट हो जाएंगे, जो जीएसटी के लागू होने के बाद चालू नहीं रहेंगे। सेंट्रल लेवल पे एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एक्ट, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट, सेसिस, ये कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, बाकी सारे सेस, 13 प्रकार के सेस जीएसटी में जो अभी उन्होंने कानून में बदलाव किए, वो सारे सेस निकल जाएंगे जीएसटी के आने के बाद। इंपोर्ट पे सीवीडी निकल जाएगी, इंपोर्ट पे एसएडी निकल जाएगी। दोनों स्टेट लेवल पे, सीएसटी को मैं स्टेट लेवल कहता हूँ, भले वो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, क्योंकि उसकी सारी इनकम आजकल राज्य को हो रही है, जहाँ से माल की मूवमेंट शुरू होती है। तो सीएसटी, वीएटी, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट सेसिस, स्टेट सरचार्जेस, एंट्री टैक्स, एलबीटी, ऑक्ट्रॉय, ये सारे टैक्सेस जीएसटी के आने के बाद अंदर समाविष्ट हो जाएंगे, वो चालू नहीं रहेंगे। कौन से टैक्स चालू रहेंगे जीएसटी आने के बाद? इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स, जो वो भी नॉमिनल है बट वो चालू रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे थोड़े बहुत जो टैक्सेस है वो चालू रहेंगे जीएसटी के आने के बाद। ऑब्वियसली इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी चालू रहेगी, दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, वो भी चालू रहेगी जीएसटी के आने के बाद। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यू, बट बाकी सारे टैक्सेस जीएसटी आने के बाद वो उसको वहाँ पे दैट इज़ द फाइनल curtain for those type of taxes, particularly excise, service tax, VAT and CST, जिन्होंने हमारे देश में पिछले कई 7 ऑलमोस्ट 70 ईयर से कानून राज किया, वो सारे 2 महीने के, 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद उसको दे विल बी दी बरी डीप इन दी कब्रस्तान के जैसे, उनका अंत आ जाएगा कायम के लिए। तो अब यहाँ से ये बेसिक कल्पना के बाद संकल्पना को आगे देखते हैं। अभी हम जीएसटी के अलग अलग जो मेन पहलू है, प्रोसीजरल है, फंक्शनल है, उसका किसी तरह से कानून के न्यूएंसेस क्या है, मेन उसके दी एस्पेक्ट्स क्या है, उसके बारे में सोचेंगे। और इस वेरी मोमेंट नाउ आई एम वेरी कॉन्शियस, मैं एकदम सभान हूँ ये बात से कि नॉट इंटेंशनली but compulsorily I will be opening up the Pandora's box for all of you. Pandora's box, जिसको हम गुजराती में આપણે જેને મુસીબતોનો દાબડો કહીએ છીએ, तो ये मुश्किलों का एक बॉक्स आपके सामने मुझे खोलना ही है, आई कांट हेल्प इट। तो वो पेंडोरास बॉक्स के बारे में अंत में थोड़ी बहुत बात करेंगे,
उसके साथ बहुत ही सुंदर ग्रीक दंत कथा जुड़ी हुई है, पेंडोरा। हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी बारे में, डोंट ओपन पेंडोरास बॉक्स, डोंट ओपन पेंडोरास बॉक्स, बट उसके बारे में शायद बात करेंगे लास्ट में। जीएसटी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? हम वन नेशन वन टैक्स के बारे में सुनते आए हैं, हमारे जैसे अच्छे दिन आ रहे हैं, जो हमारे जो हैमरिंग होती थी, इस तरह से वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इट इज़ वन टैक्स बट ओनली बाय नेम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन के कारण वी कैन नॉट हैव वन जीएसटी थ्रू आउट द कंट्री, वी कैन नॉट हैव यूनिफाइड जीएसटी, वी विल हैव ड्यूअल जीएसटी, जिसको हम द्विस्तरीय जीएसटी कहते हैं। उसके दो मुख्य अंग रहेंगे, एक है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी। क्योंकि हमारा फेडरल रिपब्लिक है, फेडरल रिपब्लिक में जैसे मैंने पहले कहा, और उसकी वजह ही वो थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सत्ता स्वतंत्र दी गई है कानून बनाने की, तो वो सत्ता कायम रखनी है। न तो केंद्र सरकार अपनी सत्ता छोड़ देगी, न तो राज्य सरकार छोड़ना चाहेगी। दोनों के बीच के संबंध क्या है वो तो हमें पता है, देरानी जेठानी के बीच भी अच्छे संबंध होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जिस प्रकार के संबंध है, पर्टिकुलरली 2% CST एंड 1% CST में जो कॉम्पनसेशन में जो राज्य सरकार को जो अनुभव हुआ, तो उन्होंने कह दिया हमें केंद्र पे कोई विश्वास नहीं है। तो आप अगर GST के कारण भी जो रेवेन्यू लॉस होना है वो आप हमें 5 साल तक अगर 100% देने वाले हो, तो आपके शब्द को, आपके वायदे पे हमें पूरा नाज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में करिए उसको। सो वी हैव ए सेपरेट एनेक्टमेंट, GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2070, जिसके जरिए कॉम्पनसेशन से 15%, 12% जो लागू हुआ है सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे, ये उसकी वजह है। तो GST ड्यूअल स्ट्रक्चर रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके दो मुख्य अंग ये रहेंगे, तो दो उसके प्रोडक्ट। तीसरा उसके साथ में जो बच्चा जुड़ेगा वो इंटीग्रेटेड GST। सो सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटीग्रेटेड GST। सेंट्रल GST एंड स्टेट GST आपको राज्य के अंतर्गत जो व्यवहार होंगे माल और सेवा के, उसके पर लागू होंगे। इंटीग्रेटेड GST जो होगा वो आपको अंतर्राज्य व्यवहार पे, सप्लाई पे लागू होंगे, चाहे माल या सेवा, उसके व्यवहार पे लागू होंगे इंटीग्रेटेड GST। ये तीन। उसके आगे द फोर्थ एलिमेंट दैट इज कॉम्पनसेशन सेस, जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पे लागू हुआ है उसके पर कॉम्पनसेशन सेस। जहाँ तक रेट का सवाल है, 4 कैटेगरीज कर दी गई है, 5%, 12%, 18% एंड 28%, मैक्सिमम 40%। मैक्सिमम 40% का उन्होंने पावर लेके रखा है कानून में, ताकि हर बार अगर 28 से 40 ड्यूरिंग द ईयर भी करना हो तो हमें उनको वापस संसद में जाना ना पड़े। कभी भी 28 का 30, 28 का 35, 28 का 40 कर सकते हैं। बात हुई थी 28 की, पावर ले लिए है 40 तक के, और बट अभी लागू होगा 28 तक मैक्सिमम रेट। तो 5 जो है आइटम ऑफ मास कंजम्पशन और सर्टेन बेसिक आइटम्स, उसके ऊपर 5%। कंसेशनल रेट है स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर 12%, स्टैंडर्ड रेट 18%, और जो लग्जरी आइटम्स है, जो सीन आइटम्स है, और ऐसी कोई जो भी आइटम है कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज वगैरह, उसके ऊपर 28%, बेवरेजेस वगैरह पे वहाँ पे 28% है। 2 और रेट लागू किए हैं, 2 स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, जो उसमें एक है डायमंड इंडस्ट्री, 0.25% ऑन रफ डायमंड एंड 3% ऑन ज्वेलरी, और बाकी डायमंड पे, पॉलिश डायमंड वगैरह पे 3%, जेम्स एंड ज्वेलरी पे। तो ऑलरेडी 6 रेट हो गए, 0.25, 3, 5, 12, 18, 28। सर्विसेज के लिए 4 रेट, 5, 12, 18 और 28। हमारा ये मानना था, हम अपेक्षा करते थे कि सर्विसेज के लिए सिर्फ 2 रेट रहेंगे, 12 और 18, but somehow other they have continued with the same type of mentality. Again we have 5, 12, 18, 28, 4 रेट सर्विसेज के लिए है। तो हमने शुरुआत की थी एक राष्ट्र एक टैक्स, 3 उसके 2 पहलू, 2 मुख्य अंग, तीसरा अतिरिक्त पहलू, 4 रेट, 5वां कॉम्पनसेशन सेस, और उसमें और 6, 7 तक आप पहुंच गए होंगे। तो 1 से 7 तक आपको याद रखना है, आगे क्या क्या एडिशन होगा वो देखेंगे हम टोटली। दूसरी एक जो कल्पना है वो है एग्जम्प्टेड एंड जीरो रेटेड। ये दोनों संकल्पना समझ लीजिए, जो दोनों में
अंतिम जो सप्लाई है माल या सेवा की, उसके पर व्यक्ति को, व्यापारी को, उत्पादक को, सेवा सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स नहीं देना है, चाहे वो एक्सपोर्टेड हो चाहे जीरो रेटेड हो। दोनों में मुख्य फ़र्क ये है, जहाँ पे जो भी एक्टिविटी एग्जम्प्टेड होती है, वो एक्टिविटी में वो व्यक्ति ने, वो व्यापारी ने अपने आगे जो भी जीएसटी भरा हुआ है अपनी खरीदी पे, वो उनको रिफंड या क्रेडिट नहीं मिलती है जब एग्जम्पशन होता है। बट अगर वो जीरो रेटेड होता है तो उनको पूरा जीएसटी अपनी खरीदी पे, प्रोक्योरमेंट पे जो भरा है उसका टोटल रिफंड मिलता है। सो निकासकार को पूरा रिफंड मिलता है। अगर एग्जम्प्टेड हुआ तो उसको रिफंड नहीं मिलता है, वो उसकी कॉस्ट का भाग बन जाता है टोटली। क्यों नहीं? क्योंकि जीएसटी की जो बेसिक फिलसफी है, जहाँ से शुरुआत की थी मैंने, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। तो जब मेरी आइटम पे या मेरी सेवा पे, मेरी सप्लाई पे अगर टैक्स ही नहीं है तो स्वाभाविक है मैंने जो टैक्स भरे हुए हैं जीएसटी के फॉर्म पे, उसकी मुझे क्रेडिट नहीं दी जाए, रिफंड भी ना मिले। बट जीरो रेटेड जो है, जीरो रेटेड इज अ स्पेसिफिक फैसिलिटी गिवन, क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स को, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र की कोई भी व्यक्ति जब वो प्रोडक्ट या सेवा की जब निकास करता है, तब उसको स्थानिक कर को निकास करने का उसके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए।